हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक केस स्टडी इंटरनेशनल लॉ की, और टॉपिक रहेगा हमारा एसाइलम एंड एक्स्ट्राडिशन। ये केस स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये रिलेटेड है जूलियन असेंजे से। आप सभी लोग ने ऑलमोस्ट जूलियन असेंजे से फैमिलियर होंगे, हालांकि नहीं भी फैमिलियर होंगे कि तो हम आगे इस लेक्चर में देखेंगे कि उनकी हिस्ट्री क्या थी और वो कौन है। ये जो लेक्चर है वो मेनली पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से रिलेट करता है, और इसमें मैं आप लोगों को केस स्टडी अपने थ्योरेटिकल लेक्चर से पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इस केस स्टडी के थ्रू आप उस थ्योरेटिकल लेक्चर जो आगे मैं लाऊंगा जिसका लेक्चर, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग पाए। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एसाइलम्स एंड एक्स्ट्राडिशन ऑफ जूलियन असेंजे। मेरा नाम नीलमणि त्रिपाठी है और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको अवेलेबल है ऑलरेडी नील नोट्स पे, जिसका डिस्क्रिप्शन ये दे रखा हुआ है, और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप इसका लिंक पा जाएंगे टेलीग्राम चैनल का, जिसका नाम है नील नोट्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक मूवी बनी थी बहुत ही फेमस, जिसमें हीरो थे, जिसमें एक्टर थे, जो लीडिंग एक्टर थे वो थे बेनेडिक्ट कम्बरबैथ, और ये 2013 की मूवी थी और इसका नाम है फिफ्थ स्टेट। देखिए, माना जाता है कि डेमोक्रेसी में 3 स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब लॉ के स्टूडेंट होंगे आई होप, और अगर कोई जनरल भी होगा तो उसको भी आइडिया होगा कि वो 3 स्टेट है आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जिसका प्राइमरी वर्क है क्या? जिसका प्राइमरी वर्क है लॉ मेकिंग बॉडी है, ये लॉ को बनाती है। एग्जीक्यूटिव होती है जो उस लॉ को इन्फोर्स कराती है प्राइवेट सिटीजन या उस टेरिटरी में और पीपल्स के ऊपर, जो टेरिटरी उस स्टेट के अंदर आता है, जिसको लेजिस्लेचर जिसके लिए लॉ बनाती है। और जो थर्ड ऑर्गन होता है उसका काम होता है इंटरप्रिटेशन करना, और अगर जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है उसके कोई अगेंस्ट जानता है तो उसको पनिश करना, और वो है ऑर्गन आपका जुडिशरी। ये 3 स्टेट हैं। इसके अलावा एक चौथा स्टेट भी जो कि डेमोक्रेसी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो उसको माना जाता है क्या? जर्नलिज्म, पत्रकारिता। जो जर्नलिज्म का स्टेट है उसका ये काम है कि इन सब तीनों को कंट्रोल रखना है, इन तीनों की रिपोर्टिंग। क्योंकि डेमोक्रेसी है, इसलिए डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों स्टेट के लिए, और उनके फॉर्मिंग के लिए ये चौथा स्तंभ काम करता है, या चौथा स्टेट। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं जो कि ये फिल्म का नाम है, इस मूवी का नाम है, हॉलीवुड की मूवी है 2013 की, इसका नाम है फिफ्थ स्टेट। यानी जर्नलिज्म के भी अलावा एक ऑनलाइन फोरम जिसमें डॉक्यूमेंट लीक हो सकता है, जिसको कॉन्फिडेंशियल बना के गवर्नमेंट रखना चाहती है, वो भी एक स्टेट क्रिएट हो सकता है। उसको इस फिल्म ने नाम दिया है फिफ्थ स्टेट। तो यहाँ मैंने इसलिए इस फिल्म का नाम लिया, या इस फिल्म के बारे में आपको थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि इस फिल्म का एक डायलॉग है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो डायलॉग है, इफ यू वॉन्ट द ट्रूथ नो वन इज गोइंग टू टेल यू द ट्रूथ, दे आर गोइंग टू टेल यू देयर वर्जन। देखिए, ट्रूथ जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और जब उसको कोई इंटरप्रेट करना चाहता है तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है, और जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। इसलिए जो वो ट्रुथ के बारे में आपको बताएंगे वो अपना वर्जन बताएंगे। जैसे गौतम बुद्ध ने भी कहा है, आपो दीपो भव। आप मेरा वर्जन मत सुनिए कि ट्रुथ क्या है, आप खुद जानिए कि ट्रुथ क्या है। इसमें आगे बोलता है, इफ यू वांट द ट्रूथ यू हैव टू सीक इट आउट फॉर योरसेल्फ। यानी कि भले ही आपको ट्रूथ दूसरे के थ्रू मालूम चल जाए, लेकिन वो ट्रूथ नहीं रहेगा, वो उनका वर्जन रहेगा। और अगर आप रियलिटी में ट्रूथ जानना चाहते हैं तो उसको आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। चलिए अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये तो इसका हो गया इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट सारे, और अब हम आगे देखते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि हु इज जूलियन एसेंजे। तो एसेंजे जो है वो 47 ईयर ओल्ड ऑस्ट्रेलियन, अब तो 48 ईयर्स ओल्ड हो गए, हु फाउंडेड द विकीलीक्स। अब विकीलीक्स क्या है? देखिए, विकीलीक्स एक तरह का एक नॉन एनजीओ है, नॉन प्रॉफिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है जिसको कॉन्फिडेंशियल क्लेम करके गवर्नमेंट अपने सिटीजन से छिपाती है। और हो सकता है कि उसमें काफ़ी ऐसे हो जो कॉन्फिडेंशियल तो नहीं हो, लेकिन कई गवर्नमेंट की ऐसी एक्टिविटीज़ जो सीक्रेट एक्टिविटीज़ है उसको पब्लिक के सामने खोल सकती हैं, जिसके कारण वो गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, हो सकता है, और उसको ये इसलिए छुपा लेती हैं कि उनका क्रिटिसिज्म ना हो, और किसके वेल में, किसका बहाना लेके कि वो हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो कॉन्फिडेंशियल है। तो विकीलीक उन्हीं ऐसे ही डॉक्यूमेंट, ऐसे ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को वो पब्लिक करता है। और मेनली ये कैसे करता है? तो इसकी एक ऑनलाइन साइट है जिसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है इसकी साइट विकीलीक की, जो कि अलग अलग डॉक्यूमेंट को अलग अलग हेड में, ये इंटेलिजेंस, ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट पे क्लिक करें तो ये आ जाता है स्पाई फाइल रसिया, वॉल्ट ए टाइप, वॉल्ट प्रोटेगो, एंजल फायर, इन सब अलग अलग जो ये देखिए एंजल फायर प्रोजेक्ट ऑफ CIA। और इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी ये डॉक्यूमेंट हैं ये आपको दिख रहे हैं, लीक डॉक्यूमेंट, और ये सारे इसको पब्लिक कर दिया है, जो कि कॉन्फिडेंशियल मान के CIA पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहा था। तो इस तरह की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट पब्लिशेस लीक मटेरियल फ्रॉम द वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज। आपने देख लिया। एसेंजे रोज टू प्रोमिनेंस इन 2010। देखिए, ये बहुत पहले से काम कर रहे थे एसेंजे, लेकिन ये 2010 में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने विकीलीक्स की पब्लिश किया है एक सीरीज ऑफ लीक बाय चेल्सिया मैनिंग। चेल्सिया मैनिंग जो कि US आर्मी के एक सोल्जर थी, या उस समय वो थे। देखिए, आप चेल्सिया मैनिंग को देखना चाहेंगे तो ये हैं चेल्सिया। जब ये US आर्मी के सोल्जर थे तो ये एक जेंट्स थे, मैन थे, और इन्होंने अपना सेक्स चेंज करा के फिर ये एक फीमेल हो गए थे। तो चेल्सिया, उस समय इनका नाम था ब्रैडली एडवर्ड मैनिंग, और उसके बाद ये हो गए थे चेल्सिया मैनिंग, जब इन्होंने US आर्मी छोड़ दिया, और इनका बाद में कोर्ट मार्शल भी हुआ। तो चेल्सिया मैनिंग ने काफ़ी कॉन्फिडेंशियल ऐसे डॉक्यूमेंट थे US आर्मी के, जिन्होंने चेल्सिया मैनिंग ने लीक कर दिया विकीलीक को, और विकीलीक ने उसको अपने पोर्टल पे डाल दिया, उसको पब्लिक डोमेन पे ला दिया। इन नवंबर दैट ईयर, यानी कि 2010, विकीलीक्स रिलीज्ड व्हाट वुड हैव कम टू नो एज केबल गेट। देखिए, केबल गेट किससे निकला है? केबल गेट निकला है वाटर गेट से, जो निक्सन के रिजीम में, निक्सन के टेन्योर में हुआ था, जो निक्सन ने अपने अपोजिशन पार्टी में स्नूपिंग करानी चाहिए थी, तो उसको वाटर गेट कहा गया था, चूंकि वो वाटर गेट बिल्डिंग में हुआ था। A dump of more than 250,000 US diplomatic cables, some of which were published in the Guardian and elsewhere, मतलब कई न्यूज़पेपर ने भी उसको छापा, dated between the December 1966 to February 2010. That the cable contained diplomatic analysis of world leader, डिप्लोमेटिक असेसमेंट ऑफ होस्ट कंट्रीज एंड देयर ऑफिशियल। मतलब इसमें पूरी तरह से जो डिप्लोमेटिक व्यू था अमेरिका का पूरे दुनिया के दूसरे कंट्री के लिए, जो उनकी अपनी कॉन्फिडेंशियल, अपनी इनर व्यू था, इनर असेसमेंट था, उसको पब्लिक कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट था, बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक इंजरी थी। किसके ऊपर? यूएसए के ऊपर। यूएसए का सारा कॉन्फिडेंशियल वे ऑफ थिंकिंग, जो डिप्लोमेटिक वहां के कैसे सोचते हैं, सारा दुनिया के सामने ओपन हो गया। और इसलिए जो इसको मास एम्बेरसमेंट हुआ जब यूएसए को। और आपको याद होगा कि 2010 के पहले ही वॉर ऑफ टेरर यूएसए स्टार्ट कर चुका था, आपका 9/11 से 2001 से। और उसमें 2006 में फिर इराक के ऊपर भी हमला किया गया था, WMD यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेके।
वो सारे उससे रिलेटेड काफ़ी डॉक्यूमेंट्स उसने, चूंकि बाद में WMD इराक में नहीं मिला, उसके बावजूद उन लोगों ने उसके ऊपर आक्रमण किया, उसके ऊपर वॉर किया, उसके ऊपर अटैक किया। इन सारा कॉन्फिडेंशियल चीज ओपन हो गई और ये एक बहुत बड़ी पब्लिक, एक इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट यूएस के लिए रही। तो यूएस ने इसका इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया। द यूएस गवर्नमेंट लॉन्च एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनटू लीक। मैनिंग वाज ultimately convicted by court martial in 2013 the violation of Espionage Act and the other offense over the leak। मैनिंग हो गया। मैंने मैनिंग के बारे में आपको बता ही दिया। मैनिंग जो कि पहले जब इनका क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट मार्शल शुरू हुआ तो वो एक मैन थे और ये बीच ही में इन्होंने अपने सेक्स को चेंज करा लिया और अपने आप को ये लड़की घोषित कर दिए और इन्होंने अपना नाम ब्रैडली एडवर्ड मैनिंग से चेल्सिया मैनिंग रख लिया। हालांकि जब इनको कन्विक्शन हो गया तो उसी के बाद एक बहुत ही और कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट जो कि आप लोगों ने सुना होगा वो था गुएंतानामो बे डिटेंशन कैंप, जिसमें काफ़ी कहा जाता है एम्बैरेसमेंट और भी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट यूएस की हुई। चूंकि एक डिटेंशन कैंप जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी टाइप के लोग रखते थे डिटेंशन कैंप, वैसे डिटेंशन कैंप की पब्लिक के सामने ये उजागर हुआ 2013 में। और माना जाता है इसका डॉक्यूमेंट भी मैनिंग ने दे रखा था विकीलीक को, जिसको विकीलीक ने कुछ साल बाद यानी कि 2013 में पब्लिक किया था। तो आप देख ही रहे हैं गुएंतानामो बे। अगर इसको आप लोग मैप में देखना चाहते हैं तो आइए हम लोग मैप में भी देख लेते हैं। ये है हमारा इंडिया और अगर हम इसके वेस्ट में जाएं या ईस्ट में जाएं या वेस्ट में जाएं, दोनों तरफ से एक इक्वल डिस्टेंस पे देखिए सरकमफेरेंस, जो अर्थ का सरकमफेरेंस है यानी कि परिधि है, वो लगभग 40,000 किलोमीटर है। यानी कि इसमें किसी दो पॉइंट के बीच मैक्सिमम दूरी, चूंकि अर्थ गोल है तो 20,000 हो सकती है। और अमेरिका लगभग उतने पे ही, इंडिया के दूरी पे उतने ही स्थित है। तो अमेरिका के पास, तो अमेरिका में तो नहीं लेकिन अमेरिका के पास एक क्यूबा जो आइलैंड है, क्यूबा कंट्री का, उसी में गुएंतानामो बे डिटेंशन कैंप स्थित है, जहां अमेरिका की टेरिटरी उसमें है। चूंकि क्यूबा तो हॉस्टाइल कंट्री था काफी दिनों तक यूएसए के लिए। तो अगर हम थोड़ा सा क्लियर कर ले जाएं, ये देखिए हम जा रहे हैं गुएंतानामो बे डिटेंशन कैंप। और ये आप देख सकते हैं, ये एक जेल की तरह ही इसका ऊपर से आपको सैटेलाइट व्यू मिलेगा। एक जेल की तरह ही ये देखिए स्टार स्ट्रक्चर है, जैसा जेल में होता है। नॉर्मल जेल आपकी जो तिहाड़ जेल या कोई भी सेंट्रल या स्टेट जेल है उसमें भी ऐसे स्टार टाइप के करेक्ट स्ट्रक्चर्स रहते हैं। ये है गुएंतानामो बे डिटेंशन कैंप, जो कि आप देख रहे हैं कि ये मेन लैंड जो है यूएसए का उससे दूर है, ये क्यूबा में है और मेन लैंड ये ऊपर है नॉर्थ में। तो चलिए लौटते हैं हम लोग फिर से अपने लेक्चर की तरफ। तो गुएंतानामो बे डिटेंशन कैंप का जब पब्लिक में आ गया, ये पब्लिक डोमेन में आ गया, और उसका भी एक रीजन चेल्सिया मैनिंग या ब्रैडली कूपर मैनिंग ही माने जाते हैं अब, और विकीलीक माने जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि असली में हुआ क्या था। यानी कि असांजे का जो ये लेक्चर है वो है एसाइलम और एक्स्ट्राडिशन ऑफ असांजे। और आपको मालूम होगा, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को जनरल करंट अफेयर देखते होंगे तो मालूम होगा कि जूलियन असांजे इक्वाडोर के एम्बेसी में थे। इक्वाडोर की एम्बेसी ने उनको एसाइलम दिया था, और ये जानने से पहले कि एसाइलम दिया था और इसका कालक्रम जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि एसाइलम का मतलब क्या होता है। देखिए, एसाइलम जो होता है वो मिडिल इंग्लिश से आया हुआ है, लैटिन टर्म और ग्रीक टर्म, और इसका ये निकला हुआ है एसुलन से, जिसका मंथ होता है रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब क्या होता है? रिफ्यूज मतलब अ प्लेस ऑफ सेफ्टी फॉर अ पर्सन या अ क्रिमिनल। मीन्स द सेंस ऑफ प्लेस ऑफ रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब होता है प्लेस ऑफ सेफ्टी, स्पेशली फॉर क्रिमिनल्स। मतलब जहां क्रिमिनल को सेफ्टी मिल जाए उसी प्लेस को हम कहेंगे क्या? एसाइलम। अब क्रिमिनल होने का मतलब है कि किसी भी वो किसी कंट्री के लॉ के, पीनल लॉ के अगेंस्ट उसने कोई एक्ट किया हो पर्सन को,
और अगर उसको कोई दूसरी कंट्री ने उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी दे दिया तो उस प्लेस ऑफ सेफ्टी को कहा जाएगा, इस पूरे एक्टिविटी को कहा जाएगा एसाइलम देना। प्लेस ऑफ सेफ्टी वो कैसे दे सकता है दूसरी कंट्री, किसी दूसरे कंट्री के क्रिमिनल को? वो दे सकता है इस तरह, दो तरह से। या तो वो अपनी ही कंट्री में उसको बुला ले, मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि ए कंट्री में किसी एक पर्सन ने क्राइम कमिट किया और वो बी कंट्री में जाके घुस गया और बी कंट्री की गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम तुम्हें असाइलम देंगे, यानी कि ए कंट्री को तुम्हें नहीं सौंपेंगे और तुम हमारे यहाँ फ्री रहो। इसको कहते हैं, जो टेरिटोरियल असाइलम दिया जाता है इसको कहते हैं टेरिटोरियल असाइलम, यानी कि टेरिटरी में असाइलम देना, प्लेस ऑफ रिफ्यूज देना। अब दूसरा हो सकता है, आपको मालूम है कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सब कंट्रीज में आपस में चल रहा है, तो हर कंट्री का जो दूतावास होता है, एम्बेसी होता है, वो दूसरे कंट्रीज में होता है और ये एक स्पेशल रिलेशन होता है। और एक माना जाता है कि जो एम्बेसी का बिल्डिंग होती है, किसी ए कंट्री की मान लीजिए बी में एम्बेसी है और जो ए कंट्री की बी कंट्री में एम्बेसी है, उसकी बिल्डिंग है, वो बी कंट्री की टेरिटरी नहीं माना जाएगा, बल्कि उस बिल्डिंग की टेरिटरी माना जाएगा ए कंट्री की। यानी पैकेट के रूप में ए कंट्री की टेरिटरी सिचुएटेड है एम्बेसी के रूप में बी कंट्री में। और मान लीजिए उस एम्बेसी में किसी, मतलब ए कंट्री ने अपनी उस एम्बेसी में किसी होस्टिंग कंट्री के क्रिमिनल को उसने असाइलम दे दिया, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। अब आप समझ चुके होंगे। और यहां इक्वाडोर की जो एम्बेसी है वो यूके में सिचुएटेड है और उसने असाइलम दे दिया किसको? उसने असाइलम दे दिया जूलियन असेंजे को। हम देखेंगे उन्होंने क्या क्राइम कमिट किया था, उनको दे दिया असाइलम, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम हैज बीन गिवन टू जूलियन असेंजे बाय इक्वाडोरियन गवर्नमेंट। नाउ हम समझते हैं कि उन्होंने क्या क्राइम किया था। An arrest warrant for Assange was issued in August 2010 for 2 separate sexual assault allegations in Sweden। देखिए स्वीडन में उन्होंने एक सेक्सुअल असॉल्ट किया और स्वीडन ने यूके को भेजा अपना नोटिस, यानी भेजा होगा। लेकिन हम आगे देखते हैं कि कैसे कैसे क्रम बढ़ा, पाथ क्या रहा क्राइम का, जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे उसके पाथ क्या रहा। पुलिस क्वेश्चन हिम स्टॉकहोम, पुलिस ने उनको स्टॉकहोम में क्वेश्चन किया, वो डिनाई किए और उनको छोड़ दिया और वो यूके लौट गए। जब वो यूके लौटे तो उनको ये डर लग गया कि उनको एक्स्ट्राडिटेड कर दिए जाएंगे। वो कहाँ? स्वीडन में। चूंकि देखिए ये यूरोपियन कंट्रीज में उस समय ईयू में दोनों आ रहे थे, तो इसलिए इन दोनों में बॉन्डिंग काफी अच्छी थी, तो इन दोनों के बीच, स्वीडन और यूके के बीच आपस में एक्स्ट्राडिशन हो सकता था। और जब ये लगा कि अगर उनको स्वीडन एक्स्ट्राडिशन कर दिया जाएगा तो वो फिर एक्स्ट्राडिट फाइनली हो जाएंगे यूएस में, चूंकि चेल्सिया मेनिंग का केस चल ही रहा था उस समय 2010 में। और यूएस गवर्नमेंट इस जो मास एम्बेरसमेंट हुआ उनका पब्लिक इंटरनेशनल लेवल पे, उसका बदला ले ले, एक रिटेलिएशन कर ले, और इससे वो डर रहे थे। तो वेयर ही बिलीव ही कुड फेस द चार्जेस ओवर विकीलीक पब्लिकेशन ऑफ सीक्रेट यूएस गवर्नमेंट फाइल्स। In December 2010, he appeared at an extradition hearing in UK, where he was granted bail. वहाँ उनको बेल मिल गई। एक्स्ट्राडिशन हियरिंग में गए यूके में, जो स्वीडन ने किया था। और फॉलोइंग द लीगल बैटल, द कोर्ट रूल दैट Assange शुड बी एक्स्ट्राडिटेड टू स्वीडन। स्वीडन को अंत में कोर्ट ने कह दिया कि तुम जाओ भाई स्वीडन। और स्वीडन जाने पे, चूंकि स्वीडन से काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन थे यूएस के, उनको लग रहा था, वो फील कर रहे थे कि मुझको 100% एक्स्ट्राडिट कर दिया जाएगा यूएस। अब यहाँ हमको एक्स्ट्राडिट का, देखिए एसाइलम का तो हम मतलब समझ गए, लेकिन एक्स्ट्राडिशन का भी मतलब अब हम लोगों को समझना चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्राडिशन? एक्स्ट्राडिशन वो होता है, देखिए एसाइलम तो हो गया कि उसको प्लेस ऑफ रिफ्यूज दे दिया, लेकिन मान लीजिए कि उस कंट्री ने दूसरे कंट्री के क्रिमिनल को असाइलम देने से मना कर देगा, तो वो उसको एक्स्ट्राडिक्ट करेगा, यानी आउट फॉर डिलीवरी करेगा जिस कंट्री उसको क्लेम कर रही है एज ए क्रिमिनल। और इसी का मतलब होता है एक्स्ट्राडिशन। अब आप समझ गए होंगे।
तो मतलब कहने का ये मतलब है कि जिस तरह यूके ने कहा कि अब हम तुमको एसाइलम नहीं देंगे अपने यहाँ, तुम जाओ स्वीडन में अपने जो क्रिमिनल चार्ज तुम्हारे पास ऊपर लगे उसको फेस करो, उस तरह हो सकता है स्वीडन भी कह दे कि चूंकि आपको मांग रही है यूएसए उनके यहाँ आपने जो क्राइम किया है, एस्पियोनेज किया है, तो हम आपको अपने यहाँ एसाइलम नहीं देंगे, आप जाइए यूएस में चार्जेस फेस कीजिए। और यूएस की जो इतनी बड़ी पब्लिक एम्बैरेसमेंट हुई है, हो सकता है यूएस बहुत बड़े लेवल पे इनसे बदला लेके इनको बहुत बड़ी पनिशमेंट दे दे, और ये यही डर रहे थे। और इसलिए इन्होंने क्या फिर कदम उठाया जब यूके ने कहा कि तुम जाओ स्वीडन। द विकीलीक्स फाउंडर entered the Ecuadorian embassy in August 2012. He was granted political asylum and remained there until his arrest. इनका अरेस्ट हो गया है। वो 2012 से लेके 2019 तक वो वहीं रहे 7 साल, और अभी वो देखेंगे हम लोगों की उनका कैसे अरेस्ट हुआ और क्यों अरेस्ट हुआ। आपको ये जो मैंने पहली पिक्चर दिखाई थी ये आप देख ही रहे हैं कि ये वो इक्वाडोरियन एम्बेसी से बाहर निकले और इनको स्कॉटलैंड यार्ड ने पकड़ लिया। In May 2017, the Swedish authority dropped their investigation. देखिए 2017 में स्वीडिश अथॉरिटी जो थी उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप कर दिया। However, the British police warrant his arrest for skipping bail. उन्होंने जो बेल स्किप किया था वो रिमेन रहा। और लॉयर असांजे failed in January 18 to have warrant torn up and arguing it had lost its purpose and function. Asylum sum. अब देखिए आपने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एसाइलम तो समझ लिया, ये कौन है? ये है एडवर्ड स्नोडेन। स्नूप गेट यानी कि इन्होंने, ये भी यूएस गवर्नमेंट में काम करते थे और इन्होंने पब्लिक किया था कि यूएस गवर्नमेंट सबकी फ़ोन टैपिंग कराती है और सबकी बातें सुनती है। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने इनको पनिश करने के लिए इनके ऊपर ट्रायल चलाना चाहा था और ये भाग के चले गए रसिया, और रसिया में इन्होंने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम नहीं लिया, टेरिटोरियल असाइलम लिया, यानी कि रसिया में ही ये है। तो यहां से आप ये समझ गए। अब चलिए, व्हाई डिड ही लीव एम्बेसी। अभी तक आपने देखा कि वो एम्बेसी में जूलियन असांजे पहुंच चुके थे, अब उन्होंने क्यों छोड़ा? इट अपीयर्स दैट द फॉलोइंग डिस्कशन विद द यूके एंड इक्वाडोरियन गवर्नमेंट, द इक्वाडोरियन डिसाइडेड एंड द असांजे क्लेम टू असाइलम। इक्वाडोरियन गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम आपको असाइलम नहीं देंगे। Commenting on the Assange exit from the embassy, UK Foreign Minister Alan Duncan said that today's event follow the extensive dialogue between our two countries. उन्होंने कहा हम दोनों कंट्री ने काफी बात किया इसलिए वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन असली रीजन क्या था? देखिए असली रीजन ये था कि जब उनको जूलियन असांजे को असाइलम मिला था तो उस समय वहां के जो हेड थे, गवर्नमेंट के हेड प्रेसिडेंट, वो थे राफेल कोरिया। राफेल कोरिया एक सोशलिस्ट लीडर थे और ये रसिया की तरफ, मतलब कि इनके कम्युनिस्ट की तरफ झुकाव ज्यादा था। तो ये इनका जो डिसीजन रहते थे वो रहते थे अगेंस्ट यूएस के। इन्हीं के टेन्योर में इनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे लेनिन मोरेनियो, जो आप देख रहे हैं व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, जब 2017 में वहां चुनाव हुआ इक्वाडोर में तो ये जीत गए। और इनका झुकाव, ये पहले इन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट थे और बाद में ये इन्हीं के खिलाफ लड़े, इनका झुकाव यूएस की तरफ ज्यादा था। और ये इसलिए माना जाता है जो रियल रीजन था, हालांकि दिया हुआ रीजन ये था कि असाइलम की जो कंडीशंस थी उसको जूलियन असांजे ने ब्रेक किया था, लेकिन रियल रीजन ये माना जाता है कि ये अमेरिकन को प्लीज करने के लिए इन्होंने उनका असाइलम वापस ले लिया। आप इनको देख रहे हैं, ये व्हील चेयर पे है। इस समय ये एग्जिस्टिंग एकमात्र ऐसे किसी भी स्टेट के हेड हैं जो व्हील चेयर पे हैं, इनके अलावा कोई ऐसा नहीं है। तो व्हाई डू अमेरिकन वांट हिम? तो आप जानते ही हैं कि अपॉन हिज डिपार्चर फ्रॉम द इक्वाडोरियन एम्बेसी, स्कॉटलैंड यार्ड कंफर्म दैट द असांजे हैड बीन अरेस्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ यूएस आफ्टर द रिसीविंग रिक्वेस्ट ऑफ द एक्स्ट्राडिशन एज वेल एज द बेल ऑफेंस। यानी बेल जो स्किप किया था उसके लिए तो थे, साथ में यूएस ने एक्स्ट्राडिशन का भी डिमांड कर दी थी यूके से ही डिमांड कर दी थी। लेटर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पब्लिश द डिटेल चार्ज फेस्ड बाय असांजे ओवर द मैनिंग एपिसोड, नेमली द कॉन्स्पिरेसी टू कमिट कंप्यूटर इंट्रूजन फॉर विच ही कन्विक्टेड एंड ही वुड फेस अ मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 5 ईयर, ओनली 5 ईयर इन प्रिजन। यहां देखिए ध्यान देने बात है, इसको हम और अच्छे से समझेंगे आगे के कि अब अगला क्या होगा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अब ये हो सकता है कि देयर विल बी अ सब्सटेंशियल एक्स्ट्राडिशन हियरिंग
during which the Assange and his lawyer will be able to present their argument against the transferal to US. ऑब्वियस सी बात है, स्वीडन ने अपना चार्जेस ड्रॉप कर दिया है। अब जो भी चार्ज है वो है स्किपिंग बेल और जो एक्स्ट्राडिशन की डिमांड यूएस ने किया है। अब उसके एक्स्ट्राडिशन की डिमांड के लिए उनके वकील असैंजे खुद आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, और वो आर्ग्यूमेंट कहां तक जा सकता है, उसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई असैंजे का एक्स्ट्राडिशन डिसीजन हुआ, जैसे कि विजय माल्या आपके एक्स्ट्राडिशन डिसीजन के खिलाफ अपील कर रहे हैं, जो यूके की कोर्ट ने उनके लिए कर दिया कि आप जाइए इंडिया। Yes, there has been many level of appeal he can pass through before the final decision is made. In fact, this is exactly what happened to the request from Sweden. जब स्वीडन ने किया था फिर भी उन्होंने काफी अपील किया था। Assange challenged to the decision extradite him to Sweden all the way up to the Supreme Court, जो कि हाईएस्ट कोर्ट है किसकी, केसेस इन इंग्लिश वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड। अब देखिए यहां समझना है, आप जब इंग्लैंड कहते हैं तो इंग्लैंड नहीं होता है। इंग्लैंड में इंग्लैंड भी आता है, वेल्स भी आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड भी आता है। ये इस तरह स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम पूरा है, और ये है, इसमें इंग्लैंड भी इंक्लूडेड है। कभी भी इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम बड़ा है, इंग्लैंड उसका एक पार्ट है, एक स्टेट की तरह है। He can appeal against the judge decision to refer and approve extradition request back to Home Secretary, and he can also appeal against the decision by the Home Secretary himself to execute that approved order। मतलब वो काफी अपील कर सकते हैं। जैसे इंडिया में भी आप देखते हैं कि अपील हर लेवल पे है, उस तरह इवन प्रेसिडेंट ने क्लेमेंसी का डिसीजन नहीं लिया, उसके खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरह यूके में भी है। नाउ अब हम देखते हैं कि एक नया डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं कि इन रियलिटी में उन 7 सालों में जब वो इक्वाडोरियन एम्बेसी में थे तो एक नई कैरेक्टर इस केस में आ गई है, और उनका नाम है स्टेला मोरिस क्लेम कर रही हैं कि जब वो विकीलेक बॉस जूलियन असांजे फादर 2 children inside the Ecuadorian embassy with lawyers who fell love with him while helping him his fight against extradition to the US। ये लैटिन लॉयर थी, यानी साउथ अमेरिकन लॉयर थी, 37 वर्ष की हैं स्टेला मोरिस, और उनसे इनको 2 बच्चे हो गए असांजे को। ये ऐसे वो स्टेला मोरिस कह रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये इक्वाडोरियन एम्बेसी में स्टेला मोरिस ने ये फोटो रिलीज की थी, ये स्टेला मोरिस है, और इक्वाडोरियन एम्बेसी में जूलियन असांजे अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, ऐसा स्टेला मोरिस ने फोटो के थ्रू कहना चाह रही है। ये स्टेला मोरिस और ये उनके 2 बच्चे। स्टेला मोरिस ने अभी जस्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि रिलीज जूलियन असांजे सेज वुमेन हु हैड 2 children विद हिम व्हाइल इन एम्बेसी। स्टेला मोरिस कह रहे हैं कि भाई इनके 2 बच्चे हैं तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इनको छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ कोरोना वायरस जिस प्रिजन में वो है वो फैल रहा है। कोरोना वायरस इंग्लैंड इस समय एपिसेंटर है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपका 13 मई 2020 को, और इस समय जब कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है तो इस समय मेन एपिसेंटर, मेन केंद्र न्यूयॉर्क है, यानी कि आपका यूएसए और यूके में सबसे ज्यादा इस समय मृत्यु दर चल रही है। इवन इटली से भी ज्यादा वहां फैटेलिटी है कोरोना वायरस की। अब देखिए यहाँ एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये मेरा लेक्चर यहाँ लास्ट हो जाएगा, कि इसमें एक एक्स्ट्राडिशन की एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं रूल ऑफ स्पेशियलिटी। अब रूल ऑफ स्पेशियलिटी क्या है? आपने यहाँ देखा था जब मैंने बताया था कि जो यूएस ने जो डिमांड किया था 2010 में एक्स्ट्राडिशन का यूके से, उसमें मैक्सिमम जो पेनल्टी थी वो 5 ईयर इन प्रिजन थी। अब जब उनको एक्स्ट्राडिक्ट कर दिया जाएगा, मान लीजिए सपोज कीजिए कि जूलियन असांजे को यूएस में एक्स्ट्राडिक्ट कर दिया जाता है, तो इनको केवल उसी पनिशमेंट के लिए जो 2010 में ओपन हुआ था, उसी के लिए जिसके लिए एक्स्ट्राडिशन के लिए डिमांड किया था, उसी के लिए जाके उनको पनिश किया जा सकता है। और इनके ऊपर क्राइम ज़्यादा, मतलब इनके ऊपर चार्जेस इंक्लूड नहीं कर सकते अगर वो यूएस में चले भी गए।
क्योंकि बाद में आपको मैंने बोला कि ग्वाटेमाला बे में भी माना, डिटेंशन जो कैंप था ग्वाटेमाला का, उसमें भी माना गया कि उसके भी लीकेज में इनका हाथ था। और भी बाद में कई बड़े बड़े इनके ऊपर चार्जेस लगे 2010 के बाद। लेकिन जो 2010 में छोटा सा चार्ज था कंप्यूटर इंट्रूजन का और एस्पियोनेज का, वही चार्ज पे जब इनको एक्स्ट्राडिशन करा जाएगा तो इनका ट्रायल यूएस में होगा। इसी को कहते हैं रूल ऑफ स्पेशलिटी, और यही लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर और एसाइलम और एक्स्ट्राडिशन आपको थ्रू जूलियन असेंजे की केस स्टडी से समझने को मिला होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थ्योरेटिकल पूरा पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊंगा आपको एसाइलम और एक्स्ट्राडिशन के बारे में। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।